नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का रिजल्ट आ चुका है और उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स जिनका रिजल्ट हो चुका है। लेकिन इस बार जो इस एग्ज़ाम में जो सबसे अलग बात थी वो क्या था कि इस बार आपकी जो रिजल्ट गई है वो बहुत हाई गई है। ठीक है, कटअप जो गई है वो बहुत हाई कटअप गई है। अब इस माहौल में बच्चे परेशान हो रहे हैं कि 2025 की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, 2025 की भी क्या कटअप सेम इतनी ही जाएगी। ओके, तो इन सारे चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साल 2024 में इतनी हाई कटअप जाने की रीज़न क्या रही थी। तो ये देखिए, ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का रिजल्ट है और इस बार वैकेंसीज 2123 थी। इसके बावजूद भी जो कट ऑफ गई है वो काफ़ी हैरान कर दिया है सब लोगों को। इस तरह की कट ऑफ जो गई थी लास्ट टाइम गई थी आपका 2019 के एग्ज़ाम में। ओके, उस समय जो वैकेंसीज थी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 500 के अराउंड में थी। तो उस समय जो कट ऑफ गई थी वो बहुत हाई गई थी, एकदम सेम कट ऑफ गई थी जैसे अभी गई है। उस समय भी कट ऑफ एकदम मोर और लेस सेम गई थी। तो उस साल वैकेंसी था वो 5,500 था। इस बार वैकेंसी 2,000 है। 4 गुना वैकेंसीज होने के बावजूद भी इस साल कट ऑफ क्यों हाई गई, ये बहुत एक सवाल है जो सबके मन में चल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इस एग्ज़ाम में क्या रहा कि 58 कैंडिडेट्स इनको एसएससी ने डिबार कर दिया। ठीक, तो चलिए एक नज़र सबसे पहले कट ऑफ पर डाल लेते हैं, फिर आगे सारी चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए, इस साल वैकेंसीज थी आपकी 215 वैकेंसीज ग्रेड सी की थी। और इस बार जो सबसे जो चीज़ें जो विचित्र चीज़ हुई है कि इस बार एसटी कैटेगरी के सारे सीट भर गई, एससी की भर गई। अमूमन क्या होता था कि हर साल एससी एसटी कैटेगरीज की जो सीट्स है वो नहीं भरते थे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके तो भर जाते थे। तो इस बार ये भी हुआ कि एसटी की भी सीट भर गई। या तो बच्चे अब ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, या फिर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई होगी। ओके, नेक्स्ट है जो ग्रेड सी की टोटल जो वैकेंसीज 2,215 थी वो सारी वैकेंसीज फिलअप हो गई। साथ ही साथ हाँ, ग्रेड डी की जो भी वैकेंसीज थे ये तो हर साल फिलअप हो जाती है, चाहे वो एससी हो एसटी हो, तो ये भी सारी फिलअप हो जाती है। 1908 टोटल वैकेंसीज थी, सारी की वैकेंसीज फिलअप हो गई थी। और इस साल क्या था कि सबसे जो एक बहुत विचित्र चीज़ हुई कि इतने बड़े पैमाने पे कभी भी कैंडिडेट्स डिबार इस एग्जाम में नहीं हुए थे। 58 कैंडिडेट्स एसएससी ने इस बार डिबार कर दिया। अब इनको आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो रोल नंबर उसी जोन का है जहाँ पे इस बार हिंदी का जो स्किल के दिन प्रोटेस्ट हुआ था। आप देखिए सारे मैक्सिमम जो मिलेंगे रोल नंबर उधर ही के मिलेंगे, यूपी कानपुर के रीजन पे। तो एक तो गलती एसएससी की, वो चीज़ों को सही तरीके से कंप्लीट नहीं करवा पा रहे हैं। हर साल स्किल एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी सेंटर पे दिक्कत होती है और ये हर साल कहीं ना कहीं न्यूज़ आती है। ऊपर से वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को डिबार भी कर रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा कि ये वही बच्चे हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये वही बच्चे हैं जिनको एसएससी ने डिबार किया है। अगर हो सकता है मैं गलत भी हूँ तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये वो बच्चे नहीं हैं। अब देखते एक एक करके चीज़ों पे बात करते हैं कि इस साल जो इतनी हाई कटअप गई है उसकी कारण क्या रही है। देखिए, सबसे पहले इस साल का पेपर, इस साल का पेपर बहुत ईजी था। ठीक है, और भी ईयर के कंपैरिजन में इस साल की जो पेपर एसएससी ने सेट की थी वो बहुत ईजी थी। दूसरी, नॉर्मलाइजेशन। अब आपको सब लोगों को पता होगा कि 11th की जो सेकेंड शिफ्ट थी, 11 दिसंबर की जो सेकेंड शिफ्ट थी, इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिले थे बच्चों को। इनफैक्ट किसी किसी बच्चों को तो 13-13 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला है। और ये नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कैसे मिलता है कि एक ही शिफ्ट में जो बच्चे हैं उनको उसी शिफ्ट में 8वें नंबर मिल सकते हैं, सेम शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होके 10वें मिल सकता है, 13 नंबर भी मिल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं उसके बेसिस पे आपको नॉर्मलाइजेशन के नंबर मिलते हैं। मैं इनफैक्ट पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस साल 11th की सेकेंड शिफ्ट में बैठे थे और उनको 11 से लेके 13 नंबर तक मिले हैं नॉर्मलाइजेशन में। अब सोचिए 160 नंबर किसी ने स्कोर किया होगा इस शिफ्ट में और उनको नॉर्मलाइजेशन में होकर 170 नंबर मिल गया होगा। समझ रहे हैं ना। तो
नॉर्मलाइजेशन का भी इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नेक्स्ट है आपके रिपीटेड स्टूडेंट्स तो इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है मार्क्स बढ़ाने में। देखिए मैं पर्सनली इतने काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो ऑलरेडी ग्रेड डी में सिलेक्टेड है, वो उन्होंने ग्रेड सी के लिए सिर्फ, ठीक है, ग्रेड डी से ग्रेड सी में जाने के लिए उन्होंने फिर से एग्जाम दिया। अब पिछले साल उनका मार्क्स 150 था, तो अब सोचिए वो ग्रेड सी में जा रहे हैं, एक साल और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनका नंबर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो वो खुद ही 160 165 नंबर लेके आए हैं इस बार। दूसरी है बात कि बहुत लोग को होम पोस्टिंग में चाहिए, तो होम पोस्टिंग लेने के कारण भी बहुत लोग दोबारा एग्जाम दिए और दोबारा एग्जाम में अगेन नंबर बढ़े हैं। अब आप ही सोचिए ना कि जो पर्सन 160 170 नंबर लेके आए होंगे और उनका 11 की सेकेंड शिफ्ट पड़ी होगी, ठीक है, 11th की सेकेंड वाली शिफ्ट पड़ी होगी, तो सोचिए इनका नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के कितना चला गया होगा। और ये वही बच्चे हैं जो 170 175 नंबर वाले जो है ना, ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ वही बच्चे हैं 11 के सेकेंड शिफ्ट वाले जिन्होंने इतना कट ऑफ को बढ़ाया है। अब ये तो चलिए ये बात हो गई। अब ये देखना है इसमें कि क्या 2025 में भी चीज़ें एकदम सेम रहने वाली है या कुछ बदलेगा। देखिए 2025 में चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी चीज़ें बदलेगी, क्योंकि 2025 में आने वाला है वेटिंग लिस्ट। एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में डाल रखा था कि हम वेटिंग लिस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए आप मुझे बताइए कि जो बच्चे ग्रेड सी के लिए फाइट कर रहे थे इस साल, लेकिन कुछ मार्क्स से उनका सिलेक्शन ग्रेड सी में नहीं हो पाया, वो ऑलरेडी ग्रेड डी में सिलेक्टेड थे बट दे वर फाइटिंग फॉर ग्रेड सी, लेकिन क्योंकि इस बार कट ऑफ ही इतनी हाई गई है कि उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं खुद इंस्टांस में बता रहा हूँ कि मैं जब खुद डीवी करवाने गया था, तो जिस जोन में मेरी डीवी करवाने गया था, तो वहाँ पे 11 बच्चे एक दिन में डीवी करवाने आए थे। उसमें से आप विश्वास नहीं करोगे कि 6 से 7 बच्चे थे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्टेड थे। 2 से 3 बच्चे ही जो थे वो नए बच्चे थे। और ये देखिए होता ही है, हर एग्जाम में होता है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं अगले साल एग्जाम देने के लिए कि आपका एक बार सिलेक्शन हो चुका है तो आप अगले साल आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि कोई ऐसा रूल नहीं है। तो बच्चे तो भरेंगे फॉर्म। देखिए वेटिंग लिस्ट की क्राइटेरिया आरआरबी रेलवे ने अपने एग्जाम में दे रखा है। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो रेलवे क्या करता है, एक सेकेंड लिस्ट लाती है। नो डाउट फर्स्ट लिस्ट में उनके भी कट ऑफ हाई रहते हैं, लेकिन जो सेकेंड लिस्ट आती है उसमें क्या होता है, कट ऑफ थोड़ा लो होता है, 3-4 नंबर और कम होता है, जिसकी वजह से बाकी जो बच्चे जो डिजर्विंग थे उनका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए क्या होता है कि आप ही सोचिए कि वेटिंग लिस्ट अभी नहीं है, तो जितने भी बच्चे जिनका रिजल्ट हो गया है एसएससी उनके लिए सीट्स रिजर्व कर देती है। अब क्योंकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया लेकिन उनकी सीट्स रिजर्व है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो सीट एज इट इज़ रिपोर्ट हो जाती है और ये खत्म हो जाता है। अगले साल वो फिर से सीट रिन्यू होके आती है। लेकिन वेटिंग लिस्ट से क्या होगा कि वो बच्चे जो पुराने थे वो क्या होंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, जिनका 0.12 नंबर से जिनका जिनका सिलेक्शन रह चुका है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर बता रहे हैं सर मेरा 0.12 मार्क्स से नहीं हो पाया सिलेक्शन। तो ये उन बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और हम भी चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, इससे थोड़े से कट ऑफ में एक जो ब्रेक है वो लगेगा। देखिए नॉर्मली जो एसएससी की जो कट ऑफ जाती है वो 140 से लेके 145 तक हो जाती है, और यहाँ तक जाती भी है तो कोई बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए किसी भी आप सरकारी एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो 70 से 75% नंबर तो आपको लाने होंगे कम से कम, ठीक है। तो हर साल जो ट्रेंड जो लगभग अच्छा सा रहता था कि 142 43 वाला जो ट्रेंड है वो फॉलो रहेगा अगर ये वेटिंग लिस्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो, क्योंकि एसएससी ने खुद ही अपने नोटिफिकेशन में डाल रखा है कि वेटिंग लिस्ट आ जाए। हम भी चाहते हैं कि जल्दी ये चीज़ अप्रूव होके अगले साल आपके जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें रिफ्लेक्ट करे, ताकि बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो सके। अब थोड़ा सा हम लोग कैटेगरी वाइज मार्क्स को देख लेते हैं। देखिए जो यूआर की जो इस बार जो मिनिमम जो लोएस्ट मार्क्स गई है, ठीक है, ग्रेड सी के लिए, वो देखिए कितने के 167, ओबीसी की 166। इतने खटप तब जाती थी जब आप, मैं बता रहा हूँ, जब आपकी जो लगभग 50 सीट्स हुई करती थी, और इनफैक्ट 2019 में तब गई थी, इतनी कट ऑफ हाई कट ऑफ गई थी जब सिर्फ 34 सीट्स थी, 34 या 26 सीट से 26 सीट्स, वैसे ऐसी सीट्स इतनी सीटें थी, इस वजह से उस साल इतनी हाई कट ऑफ गई थी।
लेकिन इस बार 215 वैकेंसीज होने के बावजूद भी इतनी हाई कट ऑफ गई है, देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रेड डी में ऐसा इंस्टांस है कि ओबीसी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा चली गई है, आप देख रहे हैं ना। एससी की देखिए इतनी हाई कट ऑफ है, एसटी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ बहुत हाई गई है, तो है दिक्कत। तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट आ जाए, ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है इतने हाई मार्क्स की वजह से ये ना हो, और आप लोग डिमोटिवेट होकर प्रिपरेशन ही ना छोड़ दें। तो ये साल काफ़ी अच्छी सीट्स भी है, और इस साल सीट भी ऑलमोस्ट 2000 के आसपास में हो जाएगा, तो आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है। अगर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो इस वजह से क्या होगा, कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा, जो 4-5 नंबर जो एक्स्ट्रा गई है। इनफैक्ट हमने भी जो कट ऑफ आपको बताया था कि 147 से 148 के बीच में कट ऑफ जाएगी ग्रेड डी की। लेकिन इस बार जो कट ऑफ गई है वो ग्रेड सी की जो कट ऑफ जितनी जाती थी उस हिसाब से तो ग्रेड डी की कट ऑफ चली गई है, तो अगेन दिक्कत है। और मैं आशा करूंगा कि चीज़ें जल्दी सही हो जाएं, क्योंकि अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे बच्चों को भरोसा रख रहे, एसएससी पे भी रहे, तो चीज़ें जल्दी अगर उनके एंड से सही हो जाता है तो काफ़ी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है, थोड़ी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे कोचिंग की बैचेस स्टार्ट हो गई हैं और बैचेस चल रही है ऑलरेडी। शॉर्ट एंड 27 टारगेट बैच 2025 और 2026 के लिए, जिसकी टारगेट हमने 160 प्लस लेके रखा है। इसमें देखिए जो फैकल्टीज़ हैं वो राज सर हैं, जो खुद सिलेक्टेड एसएससी स्टेनोग्राफर में, उन्होंने एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर कर रखा है, एमटीएस सीजीएल का मेंस भी क्लियर रखा है, तो इन्हीं के द्वारा आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है जो आपके टीचर है सौरभ सर। सौरभ सर ही सिलेक्टेड इन एएसओ, ठीक है। रेलवे जेई सीएमए इन्होंने 2 एग्जाम्स निकाले रहे हैं, ठीक है। रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम निकाल रखा है, एलआईसी एडीओ का भी, ठीक है। एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर का भी एग्जाम इन्होंने निकाल रखा है। नेक्स्ट है आईबीपीएस, जो बैंकिंग की जो पीओ का एग्जाम होता है, ठीक है, बैंक पीओ का भी इन्होंने एग्जाम निकाल रखा है। तो ये आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज है। नेक्स्ट जो पल्लवी मैम है वो आपको पढ़ाएंगी, इनकी भी 5 ईयर्स टीचिंग इन शॉर्ट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी एक्सपर्टीज है। जल्दी से बताएंगे, कवर अप करेंगे इसको। देखिए ये जो कोर्सेज हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों की प्रीलिम्स करवाई जाएगी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस होगी। नेक्स्ट होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है, ये करवाएंगे हम लोग। टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर का एनालिसिस करवाएंगे, ओके। और हमारे सेंटर में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की भी फैसिलिटी है, तो ये भी करवाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये इस एग्जाम में 2 घंटा मिलता है और 100-200 क्वेश्चन होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये हो जाती है कि आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 36 सेकंड्स होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे रखनी है, कौन से सेक्शंस को पहले सॉल्व करना है, किस सेक्शंस को बाद में करना है, कौन से चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है उनको छोड़ना है, किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक इंग्लिश सेक्शंस में भी है, तो इंग्लिश सेक्शन में कौन से सेक्शंस को, इंग्लिश में भी वोकैब्स के सेक्शंस होते हैं, ग्रामर्स वाले सेक्शंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शंस होते हैं, तो कौन से सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। और मॉक टेस्ट आप सेंटर पे बैठ के दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको रियल टाइम में एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। रियल टाइम में आप मॉक करेंगे, घर में होते कभी आलस होते हैं, आप करते हो नहीं करते हो, बीच में कोई बुला लिया तो जाना पड़ता है ना, घर के काम से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब सेंटर में बैठ के देंगे तो ये सब चीज़ें क्या होगी कि ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अवॉइड होगी, और एकदम पूरे फोकस के साथ आप एग्जाम वाले माहौल में बैठ के देंगे। क्योंकि अगल बगल 2-4 बच्चे बैठे रहेंगे तो क्या होगा कि उनके साथ जब टेस्ट देंगे तो पूरी एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। तो ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है। देखिए जो ऑफलाइन जो सेंटर्स है उसकी जो फीस स्ट्रक्चर्स है उसमें क्या है कि वो अगर मंथ बेसिस पे आप ज्वाइन करते हैं तो 1000 पर मंथ है। देखिए जो अर्लियर हमने 1500 रखा था वो अभी कुछ समय के लिए ऑफर है, ये ऑफर हम धीरे धीरे हम लोग क्लोज कर देंगे। जो इसकी जो फी की जो प्राइस अभी हम लोग चार्ज कर रहे हैं 1000 पर मंथ है। फिर हमने जो रखा था पहले जो फी स्ट्रक्चर रखी थी कि 7000 रखी थी, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ के लिए होती थी, बट वो भी अभी हमने ख़त्म कर दिया है। अभी क्या है कि अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फी चार्ज कर रहे हैं। देखिए अब तो 2025 का टाइम चला गया है, अब 2026 का है। तो जो भी बच्चे 2026 का जो तैयारी कर रहे हैं, अगर किन्हीं को वन टाइम में फी पेमेंट करना है तो वो 8000 हमें दे के इसकी वैलिडिटी हो जाएगी 2026 की स्किल एग्जाम तक के लिए। स्किल एग्जाम जब भी हो आपका दिसंबर में हो अगले साल 2026 में, तो लगभग आपको 18 मंथ, ठीक है, या उससे भी जब भी डेट एक्सटेंड करेगी 2 साल, हम आपको इसी फी में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है अगर ऑनलाइन
बच्चे सेम क्लासेस में इनरोल करते हैं तो ऑनलाइन की जो फ़ी है 1000 पर मंथ है। और अगर वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो 7000 है। इसकी वैलिडिटी आपकी 2026 स्किल एग्जाम तक के लिए होने वाली है। और कोई बच्चे हैं जो जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर लगता है उनकी प्रीलिम्स अच्छी है, क्लियर कर लेंगे, सिर्फ इनको स्पीड स्किल के लिए ज्वाइन करना है, स्पीड बैच के लिए ज्वाइन करना है, तो उसके लिए भी हमारी एक बैच है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है जिनको सिर्फ स्किल करना है और जिनका प्रीलिम्स उनको पता लगभग कि क्लियर होने वाला है। तो सिर्फ इसमें क्योंकि स्पीड ही बेसिक्स हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, ये सिर्फ स्पीड वाला बैच ही होगा जिसमें डिक्टेशन सिर्फ करवाएंगे हम। उसकी जो प्राइस होने वाली है 2500 हो रहेगी। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 2025 की स्किल एग्जाम तक के लिए होगी। ये ऑफलाइन की होगी, ठीक है। ऑनलाइन में अगर सेम कोई बच्चा इनरोल करना चाहता है तो उसकी जो फी होने वाली है 1999, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी होने वाली है 25 की स्किल एग्जाम तक के लिए, ठीक है। 1999 होने वाली इसकी प्राइस। और देखिए इसमें जो हम आपकी जो ये जो फी आप हम लोग जो पे करेंगे मुझे, इसमें हम क्या पढ़ाएंगे आपको, प्रीलिम्स करवाएंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के साथ साथ में आपको शॉर्ट हैंड पढ़ाई जाएगी, प्रीलिम्स शॉर्ट हैंड टाइपिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट लगवाया जाएगा आप लोगों को सेंटर में भी। और प्लस हमारे यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, हम बाहर के बच्चों को लाइब्रेरी में नहीं बैठाते हैं। और ये सारा चीज़ इसी में इंक्लूडेड, इसी फी जो आप हमें देंगे 1000 पर मंथ जो ये फी दे रहे हैं या फिर वन टाइम में जो भी पेमेंट करेंगे, ये सारा चीज़ जो कोर्सेस है ये इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो और ये वैलिड है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, इसके बाद हम इस चीज़ को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जो भी इनरोल करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंगली बैचेस को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए ऑफलाइन लर्निंग सेंटर क्या क्या बेनिफिट है कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पाएंगे, पीयर लर्निंग होगी, आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को देख के सीखेंगे, उनसे देखेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको अपने में अप्लाई करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का आप एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही साथ लाइब्रेरी की फैसिलिटी है वो आप देख हमारे इंस्टीट्यूट में बैठ के आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग, उसके एडवांटेज क्या क्या है कि लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि कहीं से भी आप क्लासेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे जो आपके लाइव क्लासेस होंगे, लाइव क्लासेस के अलावा क्या होगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे सेम चीज़ों के, तो आप बाद में देख सकते हैं बार बार। और ये थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। चलिए नेक्स्ट है, ये हमारे कॉन्टैक्ट्स एंड लोकेशन डिटेल्स है, तो आप इसको देख सकते हैं। जो भी इंक्वायरी करना है फर्दर कॉल करके, या फिर जो रांची से हैं तो वो हमारे कोचिंग पे एड्रेस पे आके आप इंक्वायरी फर्दर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं।